अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। पीटीआई के तमाम उन अरकान असेंबली ने जिन्होंने अपने इस्तीफे दिए, अब ऐसा मालूम होता है कि एक मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पीटीआई अपने इन इस्तीफों से ऐसा लगता है बैक ट्रैक कर रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त दायर की है उसमें अपेरेंटली तो ये दिखा रहे हैं कि जी आप तमाम इस्तीफे एक साथ कबूल करें, लेकिन जो अभी नजर आ रहा है इसके अलावा इट इज़ आई थिंक मोर देन व्हाट मीट्स द आई। शायद इसके पीछे कुछ और भी मुहर्रकात हैं जिसके ऊपर इवन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल किया कि क्या आप ये तमाम चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात रुक पाएं, क्योंकि जब इस्तीफे दिए गए थे तो वो बड़े जोशीले अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान है कौमी असेंबली के, उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इस असेंबली में बैठना हमारी शान के खिलाफ है। तो क्या ये पार्टी पॉलिसी से इनहराफ है? बड़ा ये ज़रूरी सवाल है। और दूसरी बात नाजरीन, ये भी साथ साथ कमेंट किया मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कि एटलीस्ट जिन अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 123 अरकान ने इस्तीफे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि जिनके कबूल नहीं हुए एटलीस्ट वो तो आकर असेंबली बैठें, वो भी असेंबली आके जो नहीं बैठ रहे उसकी क्या वजह है? बड़े ज़रूरी सवालात हैं। और क्या पीटीआई का एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ है? क्यों हुआ है? कैसे हुआ है? बहुत सारे सवालात इस एक इवेंट से जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, ऐसा लगता है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हैं। खान साहब जो अभी तारीखें नहीं दे रहे थे और बार बार एक डिले करने की उनकी स्ट्रेटजी थी, अब ऐसा मालूम होता है कि अब तारीख भी अनकरीब आने वाली है और पीटीआई से ज़्यादा जो हुकूमत है जो उसके ऊपर रिएक्टिव हुई भी हैं, और ऐसा मालूम होता है कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हुकूमत इसके हवाले से एक चक्कर काट रही है, उससे भी बड़ा एविडेंट है और वाज़ेह है कि गालिबन लॉन्ग मार्च कॉल आने वाली है और इसी वजह से एक हुकूमत में भी एक हलचल है हुकूमती रैंक्स में। यहाँ इस्लामाबाद में तो जब हम यहाँ आ रहे थे तो तमाम इतराफ में जो कंटेनर्स वगैरह के साथ तैयारियां हैं, मालूम होता है रोड्स वगैरह भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तैयारी मुकम्मल है। इससे पहले किसान एहतजाज भी चल रहा था यहाँ कैपिटल में, उसकी वजह से भी रोड्स वगैरह और वो जो रास्ते वगैरह थे वो सब ब्लॉक्ड थे, वो ख़त्म हुआ खुदा खुदा करके। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि एक नया चैलेंज है जिसके लिए हुकूमत ने अपने आप को तैयार करना है। किस हद तक इससे वो निमट पाएंगे या नहीं निमट पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। तीसरी बात नाजरीन, आज है प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका जो ये जॉइंट सेशन या जॉइंट सिटिंग उन्होंने पार्लियामेंट की बुलाई, उस पर उन्होंने खिताब किया। खिताब तो खैर क्या, क्योंकि उसके ऊपर हुकूमती बेंचेस जो हैं वो उकसाते रहे तमाम अरकान को कि जी आप यहाँ से वॉकआउट करें, और दूसरी तरफ जो पीटीआई के अपने मुनहरिफ अरकान हैं वो खुद इसके ऊपर सरापा एहतजाज, शोर व गुल, शोर व हंगामा, इस तमाम फिजा में ये एक पूरा आज का सेशन हुआ। गालिबन ये कल भी जारी रहेगा, लेकिन नाजरीन शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को, और उनको कहा जा रहा है कि ये वो असेंबली है, उनको याद कराया जा रहा है हुकूमत की तरफ से जो कि उन्होंने खुद डिसॉल्व की थी, और अब उसमें ही आके उसी की वो जॉइंट सिटिंग भी समन कर रहे हैं। तमाम उमूर पे नाजरीन बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा थ्रॉटल में कहा है कि खान साहब का मुकम्मल साथ देंगे, और हुकूमत जो शायद इस तरह की उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ पंजाब में वो हिला जुला सकें पीटीआई बैक्ड काफ लीग की हुकूमत को, ऐसा लगता है हुकूमत को भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि ना सिर्फ हुकूमत रहेगी पीटीआई बैक्ड, बल्कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसमें भी भरपूर उनका साथ दिया जाएगा। अपने ही जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं सूबे के, उनकी भी नफ़ी करते हुए जनाब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नजर आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की नफ़ी की है, जो चहमगोइयाँ थीं कि शायद नवाज शरीफ साहब से उनकी लंदन में मुलाकात हो, इसकी भी उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्फाज में एक नफ़ी कर दी है। तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया है उसमें भी उन्होंने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई चेयरमैन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। किन अल्फाज में पर्टिकुलरली मुखातिब किया है, ये सुनिएगा। इमरान नियाजी सर से पांव तक फ्रॉडिया ही शख्स, मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूं फ्रॉडिया है बिल्कुल जी, कसम खा के फ्रॉडिया कहकर मुखातिब किया गया है। तो क्या दर्जा हरारत सियासी मजीद बढ़ने वाले हैं, रंजिशें मजीद बढ़ने वाली हैं? ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ ब्रेक। फिर फौरी तौर पर गेस्ट का रुख करते हैं इन तमाम मामला पे।
वेलकम बैक नाजरीन। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं तमाम गुफ्तगू पे तज्ज़िये तबसरे के लिए। आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जनाब आजिज़ धामड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी। दोनों बड़ी बुलंद बांग आवाज़ें हैं अपनी अपनी जमातों से। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, आपका मैं रुख पहले करती हूँ, थोड़ी सिमत दीजिएगा और ये इस्तीफ़ों के मामले पर थोड़ी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि आज तो अदालत भी कुछ परेशान हो गई कि जी ये आप किस स्ट्रेटजी के तहत इस्तीफे अब वापस ले रहे हैं और रेजिग्नेशन को कहा जा रहा है कि ये कबूल ही ना करें। क्या ये ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने की कोशिश है पीटीआई की? कुछ भी हो सकती है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कोई गुज़श्ता 2 हफ्तों से, उससे पहले तो सूरत हाल दूसरी थी। हम लोग पूरे सिनारियों को देख रहे थे कि सिंध जो है वो तकरीबन 80% डूबा हुआ है, बलूचिस्तान तकरीबन 50% से ज़्यादा 60% तक वो डूबा हुआ है, और जो पंजाब के अजला हैं सराइकी बेल्ट के ये डूबे हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में डरा इस्माइल खान से आगे चले जाएं और बिल्कुल मेन जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान से लेकर आगे तक और नौशहरा से लेकर आगे तक सारे जो हैं ये बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। सवा भी डूब गया था, मर्दान डूब गया था, लोग बेघर हो गए। लेकिन इमरान खान के कानों पर जून तक नहीं रेंगी थी। हम सिर्फ इमरान साहब की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर उनकी हुकूमत थी, और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में दोनों जगहों पर वो इस मामले में बिल्कुल लाताल्लुक़ थे। जैसे इस डिज़ास्टर से उनका कोई वास्ता नहीं है, इस तबाही से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो जलसे कर रहे थे और जलसे पे जलसे कर रहे थे, और इंतखाबी मुहिम थी उनकी, ज़ाहिर है वो उनको करनी थी। और हुकूमत भी बिल्कुल लापरवाह होकर, ऐसे लगता था जैसे हुकूमत का पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी इसी तरह से कर रही थी, और ऐसी सूरत हाल सामने आ रही थी। लगता था कि इस तरफ को बलूचिस्तान में जो सूरत हाल थी वो ना गुफ्ता बेटी, और आज भी बहुत से इलाके जो हैं वो अब तक पानी में है। हमारे यहाँ सिंध में जो है, आप यहाँ से ले लें जी, सिंध से ले लें, भान सईदाबाद से लेकर ऊपर चले जाएं, दादू में, जोही में, आप आगे जाएं मेहर में, खैरपुर नाथन शाह में, और वारा में, और उससे आगे कंबर शहजाद कोट में, लाड़काना में, और आखिर तक चले जाएं जैकोबाद में, और ऊपर डंडोला यार तक जो हैं सारे इलाके ज़ेरे आब आए। लेकिन ये जो है हुकूमत, उसने अपने तौर पर जिसके बस में था जो किया, लेकिन अपोजिशन को एक बुलंद बांग दावे के साथ आना चाहिए था, बुलंद आहंग आवाज़ के साथ आना चाहिए था। उनने पूरे डिज़ास्टर को कान अपने बिल्कुल महसूस तक नहीं किया है। और यानी आपका ख्याल है सर, हुकूमत ने फिर भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, लेकिन अपोजिशन यानी पीटीआई बिल्कुल इससे लाताल्लुक रही। पीटीआई हुकूमत सबसे ज्यादा हुकूमत तो पीटीआई की है। पंजाब में उसकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उसमें उसकी हुकूमत है, जी उसकी हुकूमत है। और सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद इतनी ज्यादा ताकतवर हुकूमतें हैं कि वफाक के तरफ से तो शिकायतें होंगी कि जनाब हम जो है वो हमारे पास अख्तियारात कम है, वो सारे सूबों के पास हैं। लेकिन ये सूबों को डिलीवर करना था ना पंजाब ने डिलीवर किया, ना खैबर पख्तूनख्वा ने डिलीवर किया। और ऊपर आप देखें क्या सूरत हाल हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, क्या सूरत हाल हुई है कश्मीर में जहां उनकी हुकूमत थी, और सिंध और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल। ये तो सर आपने बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल और उससे लाताल्लुकी का अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, पहले सैफर ले आए, और अब जो है इस्तीफों का मामला है, कबूल करो, नामंजूर करो, मंजूर करो, नामंजूर करो। अब इसमें ये मामला चल रहा है, और ये कुछ अरसा और चलेगा, और ये इस तरह से इस मामले को चलाएंगे ताकि डिबेट चलती रहे, आपस में गुफ्तगू जो है वो जारी रहे, और लेकिन असल मसला जो है पाकिस्तान का उससे तवज्जो हटी रहे। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है आलिया साहिबा, ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। क्या इसको मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स भी कहकर मुखातिब किया जा सकता है? एक तो इस पे बता दें, दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब उनकी ट्वीट अगर हम मुलायजा करें और आलिया साहिबा को भी उसी के थ्रू हम सवाल भी पिच करें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, आरिफ अलवी ने जिस असेंबली को तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कल अदम करार दिया, हल्फ बर्दारी की तकरीब से गायब होता था, समरी के लिए बैठ जाता था, आज इसी असेंबली के सामने तकरीर करने पहुंच गया है। कोई शर्म कोई हया। जी आलिया साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहले तो मैं लगारी साहब से कहूँगी फैसला कर लें, शायद बलूचिस्तान और जो सिंध है उसमें भी हमारी हुकूमत होगी।
एक तरफ वो हमें कोस रहे थे कि पंजाब और KPK में हमारी हुकूमत थी, हमने परफॉर्म नहीं किया। दूसरे ही सांस में वो कह रहे थे कि सिंध और बलूचिस्तान में अपोजिशन ने कोई काम नहीं किया। तो अब ये फैसला कर लेते कि इन्होंने हुकूमत को लिताड़ना था या अपोजिशन में हमारे होने को लिताड़ना था, क्योंकि दोनों केसेस में इन्होंने PTI पे क्रिटिसाइज करना था। मैं थोड़ी सी बातें बता दूं। महंगाई आज तक लगता था इतनी पावरफुल 18वीं तरमीम के बाद भी महंगाई जो है इमरान खान कर रहा है। मुझे अपनी आवाज़ की को आ रही है। जी, जो महंगाई है वो फेडरल सब्जेक्ट है। आज तक तो हमें ये किसी ने कहा ही नहीं कि 18वीं तरमीम के बाद वो भी जो है सूबों ने खुद देखना होता है। जब कोविड आया तो कोविड में एक वैक्सीन तक प्रोवाइड करना फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी थी, बाकी तो सब ओहदा बरा थे। उसके बाद जब लोकस्ट आया तब भी आपने ये सारा कुछ देख लिया। हम तो सब कुछ यही सुनते रहे, जो करना है फेडरल हुकूमत ने करना है। अब मैं ज़रा आ जाऊँ जहाँ पर हम नहीं भी थे ना, मतलब हम अपोजिशन में थे और जहाँ हम हुकूमत में थे। KPK में हमारी 10 साल से हुकूमत, तकरीबन 10 साल 9 साल हो गए। 10 साल से हुकूमत थी। नौशहरा में एक वॉल बनी, पूरा नौशहरा शहर डूबने से बच गया। तोसा के अंदर सिर्फ एक बैराज बनाने से पूरा तोसा शहर डूबने से बच गया। वहाँ पर KPK में इस वक्त रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों में वापस जा चुके हैं और कोई यहाँ पर सड़कों पर मौजूद नहीं है। सेम गोज फॉर जनूबी पंजाब। एहसास राशन कार्ड हो या उनकी रिहेबिलिटेशन हो, वो तो ऐसे स्टेप्स तो आलिया साहिबा वो लोग भी बहुत सारे अपने गिनवा सकते हैं। 5 फैमिली के लोग नहीं थे वो जो सैलाब में बह गए और मदद को पुकार रहे थे KP में। एक सेकेंड, उसका भी सारा रिबटल तभी हम दे चुके हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय थोड़ा सा बता दूं। हमने तकरीबन कोई 13 अरब रुपया इकट्ठा किया और हमने ये नहीं किया कि कहीं हम ऑपोजिशन में या हुकूमत में। सही हो गया, ठीक है। इक्वली हर सूबे के लोगों के लिए काम किया। अब आ जाए सिंध में, अभी तक सिंध डूबा हुआ है, वहां से तो पानी निकलने का इंतजाम ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सीवरेज सिस्टम ही नहीं है प्रॉपरली। जो जिनकी हुकूमतें 35-35 साल और 15-15 साल आज़ाद साहब तो हंस रहे हैं, तो प्रॉपर सीवरेज का निकाला ही नहीं है। सिर्फ एक सेकंड उन्हें हंसने देना, क्योंकि उनके तो जब स्पीकर साहब आते हैं तो वो दौरा कनाडा का करने चले जाते हैं, और फिर जब मैं उनके कनाडा के दौरे पर आवाज उठाती हूँ तो मुझे प्रिविलेज मोशन में, प्रिविलेज कमेटी में बुला लिया जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हो कि तुम स्पीकर साहब की शान में गुस्ताखी करो। उसके बाद अच्छा, हाँ ये भी तो हो चुका है। वो यही कह रहे हैं कि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा आप असेंबली में है या नहीं है, आपको प्रिविलेज कमेटी में बुलाएं या ना बुलाएं। जी तो मैं जी वो समझ किसी को नहीं आ रहा, लेकिन सबको ये लगता है। तो अब जब आजिज साहब के जो दोस्त बैठे हैं, कोई एक कहेगा कि अल्लाह ताला का अजाब है, कोई एक कहेगा मुझे ये वीनस जैसा लग रहा है, कोई एक आके कहेगा, और माशाल्लाह से इनके वजीर खारजा को तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको भी कहना चाहिए। वो सुना था पाकिस्तान के दौरे पर आए थे वो, और अब कल से फिर वो दोबारा जर्मनी तशरीफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, काम पहले भी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की बात का आपने जवाब नहीं फरमाया। मैं जरा दोबारा लौटती हूँ इसके ऊपर। आलिया साहब अलाउ मी, ठीक है, आपकी मुकम्मल बात हुई ना। मैं जरा ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट का मैं दोबारा, अब जब सेकंड टाइम आती हूँ तो आपसे जरूर जवाब आप उसका फरमाइएगा तफसील से, क्योंकि आरिफ अलवी साहब पे उन्होंने बहुत कड़ी तनकीद की है। आजिज जामरा साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, एक तो आपके, हमें आपकी मुस्कुराहट से कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह आप तमाम को खुशबाश रखे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, एक तो ये बताइएगा। दूसरा एक शॉट सुनिएगा चौधरी परवेज इलाही का, कि वो क्या कह रहे हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से, ये जरा मुलाहिजा कीजिए प्लीज। ऐसी ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों पे आप भी गौर न किया करें, क्योंकि एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक। जी धामड़ा साहब, उम्मीदों पे ठंडा ठंडा पानी फेर दिया है परवेज इलाही साहब ने। वो कह रहे हैं कि वो जो अपने उनके होम मिनिस्टर कह रहे थे ना कि हम साथ नहीं देंगे, उन्होंने कहा उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब है और हम मुकम्मल खान साहब के साथ हैं। ये टेक्निकल बुनियादों पर मुझे आवाज डबल आ रही थी आपकी। हेलो जी आजिज साहब, हमें तो आपकी लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। टेक्निकल नॉकआउट नहीं कर रहे हम आपको। हेलो जी आजिज साहब, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। जी चलो मैं बात शुरू कर देता हूं। अभी मेरी काबिल एहतराम बहन ने कहा कि जी पानी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए पंजाब में होते हुए
ये आम नॉर्मल पानी नहीं था, वहां पर लोगों को इफेक्ट करता हुआ आया था। इशू जो भी लगारी साहब ने उठाया था और पूरी कौम का जो है, उस वक्त जब ये पानी दोनों सूबों के अवाम को जब ये हिट करता हुआ इलाकों को आ रहा था, तो आपके वुज़राए आला जो थे वो आपके फितना खान के चमचागिरी में थे। उनका जहाज वहां के फैमिलीज को रेस्क्यू करने के बजाय उनके जलसों के लिए एक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। ये रिकॉर्ड की बात है। और ये आप भूल रही हैं कि सिंध सूबा टेल सूबा है और ये तमाम पानी बिला आखिर सिंध में दाखिल होना है। एक तो नहरी जो पानी ज्यादा आया, उस ऊपर से बारिशें ज्यादा आई थी। अब ये देखें डिबेट जो है, अब ये रेस्क्यू का अमल खत्म हो चुका है, अब रिहेबिलिटेशन पे हम जा रहे हैं। और जिस वजीर खारजा की इनको दुख है ना, जो दर्द है, जो खौफ है इनको, वो ये है कि वजीर खारजा साहब अपनी बेहतर और स्ट्रांग पॉलिसी के तहत दुनिया से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ कह भी रही हैं आलिया साहिबा गालिबन, इन्होंने भी डैम के नाम पे। ठीक है, अच्छा मैं जरा आजिज साहब इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आप तफसीली तौर पे कोई बात ये जो है मुकम्मल कीजिएगा। फिर मुझे वो भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाह रही है, मैं चाह रही हूँ आपकी जरा बात एक दूसरे को क्लियर आए आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, आजिज साहब ये आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी आजिज साहब, ये आपसे सवाल है। परवेज इलाही साहब का ट्वीट दिखाइएगा आजिज जामरा साहब को, जिसमें वो कहते हैं नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक नहीं है और ना ही उनसे मिलना चाहता हूं। काफी अरसे साथ रहने के बाद इंसान को सीख जाना चाहिए। मुझे उनके घर के एक एक शख्स का इल्म है। इन लोगों ने हमारे मुल्क का बुरा हाल किया है। आजिज साहब, आप ऐसे ही एक्साइटेड हो रहे हैं कि हुकूमत जारी है पंजाब की, जरदारी साहब गिरा रहे हैं, जो एक्चुअल जो हैं वजीर आला वो तो मिलने ही नहीं गए और अभी उन्होंने क्लियर कर दिया ट्वीट करके, और आप उसके बाद भी मुलाकातें और गपशप, आप एक अलग ही ट्रैक पर हैं। क्या वजह है सर? ये आप परवेज इलाही साहब की बात कर रही हैं? जी जी, परवेज इलाही साहब का आज का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कोई उन्हें शौक नहीं है। परवेज इलाही उसी शख्स का नाम है ना जिसने कस्में उठाई थी, वादे किए थे, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिठाइयां तकसीम की थी और अपने बड़े भाई को, कजिन को धोखा देके वो किसी दूसरी गाड़ी में चढ़ के बैठ गए। तो इसलिए परवेज इलाही कल कुछ भी कर सकते हैं और जिस पार्टी के वो इत्यादी हैं वो तो बादशाह हैं यूट्रन की। इसलिए आप परवेज इलाही साहब की इस स्टेटमेंट को कोट करके कौम के एक एक कीमती सेकंड को जाया न कीजिएगा। परवेज इलाही साहब का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने किस तरह पीडीएम की क़यादत के साथ कस्में उठा के और मिठाइयां खाई थी, बांटी भी थी। और दूसरी बात कि हमें उनसे भी मुलाकात करने के कोई शौक नहीं है। मुलाकातें तो आजकल प्रेसिडेंट हाउस में होती हैं और वो जो बन्नी गाला की सब ऑफिस बना के बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, जो आज असेंबली में आए और उन्होंने इमरान खान की सियासत पे अदम एतमाद किया, वो खुफिया मुलाकातें करवा रहे हैं और खान साहब उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और बूट पॉलिश कर रहे हैं। दूसरों को बूट पॉलिश करने का वो ताना दे रहे थे, वो खुद खुफिया मुलाकातों के इंतजार में हैं। आज साहब तरदीद हो गई है, आप ऐसे ही अभी भी उस मुलाकात को लेके बैठे हैं। पीटीआई ने तो तरदीद कर दी है, कोई मुलाकात नहीं हुई है। देखें, उस मुलाकात के असरात ये हुए कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से ओथ नहीं लिया था, नखरे किए थे, मसनूई बीमारी का बहाना किया था और इनकी पार्टी ने वावा किया था कि क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी पार्टी से है इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर से ओथ नहीं लेंगे। ये रिकॉर्ड की बात है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज क्या वजह बनी कि उन्होंने वजीर खजाना से ओथ ले लिया, ऐवान सदर में ले लिया और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात पे मजबूर हो गए। तो नहीं, तो ये तो आप उल्टी बात कर रहे हैं। इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि मुलाकात नहीं हुई है ना, वरना अगर मुलाकात हुई होती तो वो क्यों ओथ लेते? ये मुलाकात के असरात हैं। मैं उल्टी हो गई मुलाकात, आप कह रहे हैं। हाँ, असरात उल्टे हो गए। ये बूट पॉलिश, ये जो ओथ लिया है उन्होंने और जो उनको अचानक असेंबली की हमदर्दी याद आ गई, उनको अचानक इसाक डार से जो हमदर्दी हो गई कि वो उनसे ओथ ले रहे हैं। दरअसल ये जो खुफिया मुलाकात में बूट पॉलिश किए गए थे ना, ये अपने आप को मार्केट में बेचने का एक गोरख धंधा किया है इन्होंने कि जी इमरान खान साहब कुछ भी करते रहे मगर हम आपके बड़ा संगीन निजाम है क्योंकि पीटीआई तो उसकी तरदीद करते हैं। मैं जरा पूछूं इनसे। मैं ये कह रहा हूं कि दोपहर में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिस शख्स की आमद पे
आप उछल उछल के एहतजाज कर रहे थे। आपका प्रेसिडेंट शाम को उससे ओथ ले रहा था। ठीक है, वो ठीक है, प्रेसिडेंट जिसने प्राइम मिनिस्टर ये बात तो है, ये बात तो है, ये तो गालिबन आप तो नागवार वोट गुजरा है या पालिश इसके कर पीछे रहे थे। मुहर्रकात क्या है, और दूसरी ये बात- आलिया साहिबा बेहतर दूसरी बता बात सकती हैं। पूछने दें, दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये जो 13 अरब रुपए की बात अभी आलिया साहिबा ने की है ना, तो ये कौम को झांसा ना दे। साबिक निसार साहब ने आपसे मिलके डैम फंड रेजिंग की थी, वो भी डाका डाला है आपने। ठीक वो है, पैसा ठीक का है, मैं रिकॉर्ड ही पूछती नहीं हूँ, है आपके पास। सही हो गया, लेकिन तो ये सारे आपको भी वो कह रही थी बाय द वे झूठ कि वजीर खारजा तो अभी पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, अब दोबारा जा रहे हैं, ये भी उन्होंने तो ये आपसे भी दर्द सवाल है। किए हैं बड़े सारे। इनको तकलीफ हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है कि वो पाकिस्तान का केस पेश कर रहे हैं और अपनी दुखी को ओके, आलिया साहिबा से मैं पूछती हूँ जरा। आलिया साहिबा, एक तो ये बड़े संगीन इल्जामात और वो जिस मुलाकात की आप तरदीद कर रहे हैं उसको दोबारा एंडोर्स कर रहे हैं आजिज साहब, उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये हुई है। और हाशिम डोगर साहब ने जो कहा है, तरदीद कर दें, आलिया साहिबा तरदीद कर दें, यस और नो। आलिया साहिबा तरदीद करती हैं या नहीं करती हैं, इसका भी जवाब देते हैं। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट का भी आप जवाब दें। मैंने हाशिम डोगर साहब की भी एक जो ऑडियो है वो सुनानी है आलिया साहिबा को, लेकिन आलिया साहिबा आप इसका फौरी जवाब दे दें पहले। क्या मुलाकात हुई है? अगर आप सुना दे, मैं इकट्ठा ही जवाब दे देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इनकी बात सुन के। नहीं, आप पहले इसका जवाब फरमाए ना, ताकि मैं उसके बाद आपको हाशिम डोगर साहब की बात सुनाऊं। जी, असल में ना मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरी तरफ से क्या सारा वक्त इनके वजीर खारजा जो है वो बाहर रहे, अपनी पार्टी के पैसों पर जाएं, मुल्क के पैसों पर क्यों इंटर्नशिप कह रहे हैं। मतलब अगर उनकी IQ लेवल पर मैं बात करूं, क्या आज उनकी स्टेटमेंट आया, ज़मीन का रकबा इतना बड़ा यूनाइटेड किंगडम जितना, और वो भी पूरा का पूरा पानी सिंध के नीचे। भाई ये कौन लोग हैं, किनको मुसल्लत कर दिया आप लोगों ने हमारे ऊपर। अब आ जाए, इन्होंने एक बात की थी जरा किसी मुलाकात की, आपको याद है जरदारी साहब ने क्या कहा था? मैं आपको फार्मूला दूंगा, पहले लाडले को हटाएं। उनकी इनके जलसे में खड़ी स्टेटमेंट है। ठीक 4 माह के बाद खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। मुझे ये बताएं, तो जरदारी साहब किसकी बूट लिकिंग कर रहे थे? जरदारी साहब किसके जूते पॉलिश कर रहे थे? और बिलावल जरदारी जो छड़ी घुमा के जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो छड़ी किसको दिखा रहे थे? और क्या उनकी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर, लेकिन आलिया साहब वो कहेंगे हमने ओन कर लिया ना, वो तो जरदारी साहब की अपनी स्टेटमेंट है, आपने कहा है। आप ओन नहीं कर रहे अपनी मुलाकात को। नहीं, हम किस चीज को ऑन नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं कि इनकी चीखों से आपको नहीं पता चल रहा। नहीं, एक सेकंड मोना, इनके झुंझलाट, इनकी चीखें, वो आज वो जो प्राइम मिनिस्टर को 25 मावनीन जो सिर्फ हम पे इन्होंने गालियां देने और खान साहब के ऊपर तौहीन लगाने और उसके लिए रखे थे, आज उनको छोड़कर अगर प्राइम मिनिस्टर को खुद आकर खान साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो आपको नहीं पता कि उस मुलाकात के आफ्टर शॉक्स क्या? अच्छा, मुलाकात की तो फिर आपने भी एंडोर्समेंट कर दी, आज प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। देखिए, मैंने कोई एंडोर्समेंट नहीं की, मैंने उसको वो किया है। मैं तो जो बात कर रही हूँ ना, देखिए हम कह भी गए और कुछ भी ना कहा, तो ये तो इनका तरीका है। हमने इनसे ही सारी सियासतें सीखी हैं, अब हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। फिर आप आ जाए ख्वाजा साहब के ऊपर, क्या मैं कहूँ उस बंदे के बारे में, उनके कुछ स्टेटमेंट्स में बताती हूँ। झूठी कस्में खाते थे, उस असेंबली में खड़े होकर कहते थे, कहा था ना उन्होंने नवाज शरीफ को, पानामा लोग भूल जाएंगे। पानामा भूले लोग? क्या कहा था खान साहब ने? ये किसी के बाप का पैसा नहीं है जो लोग भूल जाएंगे। इसी के बाद उन्हीं ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट थी, मैं छोटी कस्में, एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों ख्वाजा साहब पे आपको कुछ हो रहा है? ख्वाजा साहब की वही स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने झूठी कसम खाई थी नवाज शरीफ साहब तो मुल्क वापस आएंगे। ये वही ख्वाजा साहब है जिन्होंने कहा था, मुलाकात नहीं हुई है ना, जिन्होंने जो नहीं तरदीद नहीं की ना उन्होंने, वो कह रही है हो गई ये मुलाकात और उसके आफ्टर शॉक्स आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। एक सेकंड, मैं जरा ख्वाजा साहब पे रोशनी डाल दूं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी हूं, उनसे कहिएगा, ताकि ख्वाजा साहब की हिस्ट्री जरा लोगों के सामने आ जाए। ये वही है ना जिन्होंने बूट पॉलिश करते हुए रात को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल किया था, मैं हारने लगा हूं, जिनके लिए RTS बिठा दिया गया था। ये वही ख्वाजा साहब है जो 3.5 साल इसी असेंबली को जारी करते हैं और फिर उसी असेंबली में आकर ये यहाँ पर वजीर दिफा बने हुए। अच्छा, लगारी साहब की भी जरा बात आ जाए। झूठ बोलते हैं, लास्ट बात मैं कर लूं, फिर आप से ओथ लेते हैं, शहबाज शरीफ से ओथ नहीं लेते। जरा लगारी साहब पे आ जाओ, लगारी साहब की बात भी आ जाए जरा बीच में। रखकर वजीर दिफा का हल्फ उठाते रहे, वो फंड रेजिंग जो की थी आपने, वो पैसे का जिनका जो
दुबई के बैंक के अंदर फ्रॉड करके यहाँ पर भागे हुए, तो इन ख्वाजा साहब को अगर ओहदे का नहीं पता, सही, ठीक हो गया। अच्छा लगारी साहब सर आपकी तरफ मैं आती हूँ। आपकी तरफ आलिया साहिबा ने ये गिला किया था कि आप सारी तनकीद पीटीआई पर कर रहे हैं, एक तो इसका जवाब फरमा दें। और मुलाकातों की तो एंडोर्समेंट हुई है ना, अभी जो गुफ्तगू आपने अभी सुनी सर, मुलाकात की एंडोर्समेंट हुई है, किसकी तरफ आफ्टर शॉक्स उसके नजर आ रहे हैं? पीटीआई के हलकों में आफ्टर शॉक्स हैं या हुकूमत के हलकों में? या साकिब निसार? अच्छा, मैं तो आपकी आवाज और आपका सवाल ये फंड वाले पैसे जो जमा किए थे डैम मेरे ख्याल वाले, में ये भी बता दें लगारी साहब, आप मुझे मिटिगेट सवाल करके हमें सुनने बताएं देंगे। जरा किसके फंड के पैसे ज्यादा मशकूक हैं? मैं देखिए ना, एक बात है कि खान साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं आदमी की डिग्निटी देखता हूँ, वकार देखता हूँ, कदो-कामत देखता हूँ, इंसान की शख्सियत देखता हूँ। क्या आपने कभी भी ऐसा सुना होगा कि आजिज़ धामरा साहब या ये मेरी बहन आलिया मुझे एक पेन दे दें, एक पेन, मैं उसको भी संभाल कर रखूँगा? वो शहजादे ने घड़ी दी, वो घड़ी बेच दी और बेचकर अपने खर्च में लगा दी। किसी ने कफलिंग दिए, ये जो आपके इस पर लगते हैं, हाथों पर लगते हैं, इनके वो बेच दिए, हाँ, वो बेच दिए, हाँ। वो बेच दिए। और ये मयार था हमारे जनाब वज़ीर आज़म का, और वो जाकर तोशाखाने से चीज़ें निकलवाई और निकलवा कर बेच दी हैं। और उसके बाद उनके जो दीगर आस पास के लोग थे उन्होंने क्या क्या किया है, ये अभी इन्होंने बैठे बैठे 8 अरब का ख़र्चा भी बता दिया है और बहाली भी हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ बहाल हो गया है। और एक आदमी का 2 अरब का होटल जो है वो दरिया बुर्ज हो गया। उसकी कहानी भी बताते हैं ना, उसकी कहानी पता है आपको कि उस होटल वाले ने क्या कहानी है सर? वो तो एक वजीर साहब ने वो परमिशन दिलाई थी कि दरियाए सवाद के किनारे पर ये आप होटल बनाएं। उस बेचारे ने 2 अरब रुपए लगा दिए और वजीर साहब को भी खुश किया, और उसके बाद वो होटल बह गया, दरिया के अंदर चला गया, और वो बहुत बड़ा अच्छा खासा होटल था। क्या उसको भी पैसे दे दिए हैं? और उसके बाद जो बर्बादी हुई है लोगों की, सारे घरों में किस साबिक वजीर की आप बात फरमा रहे हैं? ये जरूर हमने इस तरह की बिल्कुल इसके ऊपर ये रिपोर्ट जरूर सुनी थी, लेकिन कोई हमने मुसद्दिका बात नहीं सुनी। आप किस वजीर के बारे में ये बात आपने फरमाई है? मैं कहता हूँ नाम रहने दें, ये चीजें सामने आएंगी, बहुत लोग सामने लाएंगे, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। ये मुलाकात जाहिर है, जो खुद वो कह रहे हैं इंटरव्यू में, उनने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता और सच में कह नहीं सकता। नाम हमने वैसे बाय द वे सुना हुआ है सर, लेकिन जी हमें ये था कि आपके पास गालिबन कोई मुसद्दिका इत्तला हो इस हवाले से। आप माशाल्लाह बहुत वेल इन्फॉर्म्ड। आलिया साहिबा इस पे क्या कहती हैं? मैं ये कह रहा हूं आप मुकम्मल कीजिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं लगारी साहब की तरफ वापस आऊंगी ताकि वो मुकें, और ऑब्वियसली बाकी भी फिर रिस्पॉन्ड करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। लगारी साहब, एक आप जो बात कर रहे थे, एक तो वो भी मुकम्मल कीजिएगा, मुख्तसरन आखिरी राउंड है। और ये बिलावल साहब की ट्वीट है, अगर हम वो चला पाए उसके ऊपर भी तबसरा फरमा दें। बिलावल साहब, खैर ये लेंदी ट्वीट है, लेकिन उन्होंने आरिफ अलवी साहब को प्रेसिडेंट को टैग करके साथ एंड में ही सेज के वी डिमांड एफर्ट्स टू इम्पीच हिम मस्ट बिगिन एज सून एज पॉसिबल। जी, इम्पीचमेंट की मांग की है वजीर खारजा ने सदर साहब के लिए। कि अपना राय है, तो अब तक जो कुछ भी किया है उस पर तो आर्टिकल 6 बनता है, और वो आर्टिकल 6 उस बात पर बनता है कि जिस असेंबली के तोड़े जाने को इन्होंने इंडोर्स किया था, और नए वजीर आजम के लिए उन्होंने बाकायदा एक खत लिख दिया था शहबाज शरीफ साहब को। उस पर पूछा जाना चाहिए, भाई आपने ये क्या किया था और उस असेंबली में आप क्या लेने आए हैं। लेकिन मैं मुना बात और करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम ये जो आपके पूरे के पूरे एजेंडे को मैंने डिट्रैक करने की कोशिश की थी, वो ये थी कि हम सैलाब पर बात करें। मुझे अफसोस है कि हम सैलाब पर बात नहीं कर सके। चलें आप किसी और प्रोग्राम में सही। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हम सारे डिट्रैक्ट हैं और डीफोकस्ड हैं, और ये आपके सामने है सूरत हाल। अभी तो लॉन्ग मार्च के लिए कमर कस ली है दोनों एतराफ से। आजिज साहब, इम्पीचमेंट की मांग कर रहे हैं आप, और आर्टिकल 6 तो वो तो गद्दारी का मुकदमा। वैसे ऑन द फ्लिप साइड आप तो इसके विक्टिम रहे हैं। अगर आप अपने मुखालफिन पर वही करने लग जाएंगे तो फिर वो कहेंगे आप में और दूसरों में क्या फर्क है? देखिए, हम विक्टिम रहे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम वही कर रहे हैं आप अपने मुखालिफ के साथ। ये गलत इल्जामात लगते रहे
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर साहब का जो रोल था वो आज भी सवालिया निशान होगा। इस पाकिस्तान में जुडिशरी के हवाले से भी तमाम इदारों से यह केस सवाल करेगा। इस तरह जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस आज भी मुंतजर है, क्योंकि आज तो संडे को भी अदालतें खुल जाती हैं और किसी को वो उस वक्त भी खुली थी, उस वक्त भी खुली थी वैसे आजिज साहब, इज्जत के साथ उस दिन भी संडे था। के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी शहीद, आज भी उस दिन वो पाकिस्तान के एक असेंबली आइन को तोड़ा जा रहा था ना, उसको बचाने के लिए अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो पाकिस्तान में जाहिर है बतौर रियासत और तमाम इदारे आपको रोल प्ले करना चाहिए था। मगर ये कौन सी, अब ज्यादा तबसरा करूंगा तो शायद आपके चैनल के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, मगर मादरत के साथ भी कहना चाहता हूं, ये आपके दौर में क्यों इतनी सख्ती है कि हम चैनल के लिए अच्छा नहीं रहेगा तबसरा करना? दौर आपका है। भुट्टो का केस, शहीद जुल्फकार अली, नहीं मैं तबसरा जो संडे को खुलते हैं इदारे और रिलीफ मिलता है और माफीनामे तस्लीम किए जाते हैं, मेरा मकसद वो था। मगर मैं आज भी डिमांड करता हूं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जानिब से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस था, जो आज उसको लेके आगे बढ़े। ठीक है आलिया साहिबा, मैं आखिर में एक और बात पूछना चाहता हूं आलिया से, जरा ये तो बताएं ये शहबाज शरीफ से हलफ लेने में क्या हबाकत थी? सही हो गया, ठीक है। और इंसे डार साहब से आपने क्यों ले लिया हल्फ? ठीक हो गया। ये आलिया साहिबा का जवाब आ जाए। आलिया साहिबा, पंजाब के अंदर जो केपीके के अंदर आ नहीं सकता, जो यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते, ये पर्ची चेयरमैन आइन और कानून की बात करेगा, ये कहीं पर खुद तो बाहर निकल नहीं सकते, ये मुंशी बने हुए, कभी एक मुल्क का दौरा कभी दूसरे मुल्क का दौरा, इंटर्नशिप इसकी हो रही है अवाम के पैसों के ऊपर। इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये यहाँ पर आकर प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे? ये कौन से लोग हैं? आजिज साहब वो कह रही है वो सरकारी खर्चे पे इंटर्नशिप हो रही है बिलावल साहब की। तोशा खाना की चोरी तो नहीं की ना, वो गोगी का है, गोगी को तो लाओ। पंजाब में आपकी हुकूमत है, मूडीज के रिपोर्ट पंजाब में आपकी हुकूमत बन गई, गोगी को तो वापस लाओ। कर दिए इस मुल्क